हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रैक्टिस पेपर 2, तो ये मार्च 2025 के लिए प्रैक्टिस पेपर बोर्ड ने जारी किया है। ये मैथमेटिक्स का बेसिक का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 38 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, जिनमें इनको 5 खंडों में अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। सेक्शन कितने हैं इसके? 5 सेक्शन है, ABCDE। और फर्स्ट सेक्शन में 1 to 20 क्वेश्चन है, 1 1 मार्क्स के। और सेक्शन बी में हमारे पास मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और सेक्शन सी में हमारे पास 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और सेक्शन डी में हमारे पास 5 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और सेक्शन जो लास्ट का ई सेक्शन है में हमारे पास 3 क्वेश्चन 4 4 नंबर के हैं, जो केस स्टडी पर आधारित हो। प्रारंभ करते हैं। ठीक देखिए, है। अब सेक्शन ए में सेक्शन पहला ए में क्वेश्चन दिया है 2 इंटू 3 इंटू 5 और 2 इंटू 5 और थर्ड दी है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 का HCF होगा। आपने HCF के लिए क्या ध्यान करना, सारी पावर्स को लिख लेते। देखिए, 2 दिया है हमें, ये 3 दिया है और ये 5 दिया है। अगर हम यहीं से चेक करें इन दोनों में, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। हमने क्या करना है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन सब में ज्यादा हो, हमने क्या करना है, जो 2 की पावर है, स्मॉलेस्ट 2 की पावर है, उसको हमने HCF के लिए यहाँ पर लिख लेना है, और वो है 2 के बाद देखिए 3 में क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ अकेला 3 है, तो आपने ये 3 भी यहाँ कर लेना है। ठीक है। उसके बाद देखिए 5 यहाँ रेज टू पावर 1 है, यहाँ 5 रेज टू पावर 2 है, यहाँ 5 रेज टू पावर 3 है। आपने क्या करना, यहाँ पर 5 कर लेना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये 7 7 और किसी में नहीं है, जो सब में है आपने वही यहाँ लेना होता है। रेज टू पावर 2 कितना हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया, देखिए 3 चौके 12, 12 पंजे 60, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5। अब -2 और 5 से कितने बन सकते हैं, 1 2 3 या 3 से अधिक। कितने बनेंगे यहाँ पर, ये 3 से अधिक। नेक्स्ट में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, इसको अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ स्क्वेयर वाली टर्म बचेगी, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ का स्क्वेयर करेंगे और जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास 9x² आएगा। जब लेस करेंगे तो यहाँ भी स्क्वेयर वाली टर्म बचेगी, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, जब यहाँ हम स्क्वेयर करेंगे, इसको x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x² आएगा, और एक x² बराबर से उधर है, ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण ये नहीं बचेगा। ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर हो सकता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। और जब हम इसको यहाँ x³ करेंगे तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², 3ab²। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये भी स्क्वायर वाली टर्म बचेगी। ये भी द्विघात समीकरण है। इसका मतलब आंसर सी हमारा ऐसा है जो द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो गोले की त्रिज्या है। इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ स्फीयर इज। अब देखिए, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ इज इक्वल टू इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया कितना होता है, πr²। देखिए, 4 से आप 4 को कट कर दीजिए, पाई से आप पाई को कट कर दीजिए। आपने क्या करना है, r³ इधर रखिए और r² इसके अपॉन में ले आएंगे, और इस 3 को कन्वर्ट करके आप उधर ले जाओगे। जब इसको आप कट करोगे क्या बचेगा, r। r इज इक्वल टू 3 यूनिट्स बचेगा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर अगले में सही देखिए, आंसर यदि होगा। a बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है,
यानी कि P और Q का मध्य बिंदु क्या होगा? अगर आप फार्मूला क्या है मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए? n/3। आप इसको यहीं पे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या हमारे पास कितना है? x1 -6 और x2 है हमारे पास -2 अपॉन इज इक्वल टू n/3। ये आ जाएगा हमारे पास -8/2 इज इक्वल टू n/3। इसको अगर हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। ये -4 है हमारे पास, n/3। इस 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -12। और आंसर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर? -12। नेक्स्ट पर देखते हैं, यदि ए बी सी और डी ई एफ इस प्रकार समरूप त्रिभुज हैं कि एंगल ए, या ट्रायंगल का निशान होना चाहिए था यहाँ, एंगल ए 47 डिग्री है, एंगल ई 83 डिग्री है, सी किसके बराबर होगा? ए बी सी और डी ई एफ आर द सिमिलर ट्रायंगल्स सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू 47 एंड एंगल ई इज इक्वल टू 83, देन एंगल सी इज इक्वल टू। इसमें आपने क्या ध्यान रखना? ए तो डी के बराबर आएगा क्योंकि ये सिमिलर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 47, और एंगल बी एंगल ई के बराबर आएगा। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 83। हमने फाइंड आउट क्या करना? सी। सी किसके बराबर है? जितना एफ होगा। तो हमारे पास ए और बी मिल गए, हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। कितना आ जाएगा हमारे पास? 130। ठीक है, और किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों कोण होते हैं उसका सम कितना होता है? 130। 180 में से 130 लेस कर देंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 50। ऑप्शन ए इसका हमारे पास सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में एंगल ए ओ बी 125 है तो एंगल सी ओ डी बराबर होगा। इन फिगर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 125, देन एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू। अब ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। तो हम क्या करेंगे? 180 में से 125 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 55। ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ इसका सही आंसर होगा। अगले में देखिए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a/b। अब आप यहाँ एक अगर ट्रायंगल बना लें तो आपको क्या ध्यान रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस। ए कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? ए, और बेस कितना है? बी। अगर मैं इसको ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर ले लूं तो मेरे पास पी आर कितना आ जाएगा? पी आर आएगा a² प्लस b² का, हमें कॉस निकालना है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास? b। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? a² प्लस b² का वर्गमूल। हमारे पास ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया जमीन पर, अब ये 12 मीटर ऊंचा खंबा है, इसकी छाया जो है जमीन पर कितनी पड़ रही है? 4√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो यहाँ पे भी आपने क्या करना? परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है ना, यहाँ इसका थीटा मान ले, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो टेंजेंट थीटा कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट थीटा हमने फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 4√3। इसको अगर कट कर देंगे 3 आ जाएगा, और अगर 3 के फैक्टर बनाना चाहें हम तो क्या बनते हैं? √3 और √3। एक √3 एक √3 से कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? √3। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। √3 कब होता है? ये 60 पर। कब होता है? 60 पर। टेंजेंट से टेंजेंट काट दीजिए तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 60। अगला देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा इसके केंद्र पर समकोण बनाती है, जीवा की लंबाई बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ना एंगल दिया हुआ ना कुछ दिया हुआ है, हमने ये जीवा है इसकी लंबाई बतानी है, और ये एंगल कितने डिग्री का बना रही है यहाँ केंद्र पर? 90 का। त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? 10। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा ये, हमने ए बी फाइंड आउट करना, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगी। तो समकोण त्रिभुज के मुताबिक ए बी क्या बन जाएगा? ये कर्ण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a² यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस
10 का स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 100 + 100, 100 + 100 कितना हो गया, 200 का वर्गमूल। अगर 200 के हम फैक्टर बनाना चाहें तो कितने बनेंगे, 100 × 2 कर लीजिए, और 100 का क्या बन जाएगा, 10, 10√2 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं। उन्होंने कहा आंकड़े 2, 9, x+6, 2x+3 +5, 10 और 5, इनका माध्य 7 है। पहले देखो संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 को हमने 7 से गुणा कर लेना है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 49। इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 9 11, ठीक है। 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25, और 10 35, और 5 40, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास, 40 प्लस x कितना है, 3x। ये x 1 हो गया और ये 2 हो गया, इन दोनों को जोड़ लिया मैंने। क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x = 49 - 40, और x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 9/3। कट करके क्या आ जाएगा आंसर, 3। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, 1 से 40 क्रमांक वाले टिकटों वाले बैग में यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। चयनित टिकट में से एक संख्या 5 का गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी। One ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered 1 to 40. The probability that selected ticket has a number which is multiple of 5. अब 1 to 40 में 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5, 10, 15, 5 का टेबल लिखना है आपने केवल, ठीक है ना। 20, ये 25 आ गया, 30, 35 और 40। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। कितने हो गए ये, 8, 8/40। कट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1/5। क्या आ गया यहाँ पे, 1/5। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यहाँ P/Q है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं। संख्या कहलाती है a number that cannot be expressed in the form of P/Q। यहाँ P/Q लिखना रह रहा है, where P and Q are the integers, Q is not equal to 0, P and Q are co-prime is called the irrational number। क्या बोलते हैं इनको हम, irrational number, अभाज्य अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं इनको हम। क्या बोलते हैं इनको, अपरिमेय संख्याएं। नेक्स्ट में देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से होकर जाने वाले एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q, so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, then length of PQ is। अब आपने PQ की लेंथ यहाँ पर बतानी है। देखिए यहाँ पर फिगर मैंने बना ली है, ये हमारे पास O है, और ये Q है, और ये हमारे पास P है। हमने यहाँ पर OQ कितना दिया है हमें, 12 12 सेंटीमीटर है, और OP कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर राइट एंगल है, उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, OQ हाइपोटेन्यूज इनके कारण बन जाएगा। क्या करेंगे, हमने PQ फाइंड आउट करना है, क्या आ जाएगा, OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, और OQ कितना है, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144, और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। दोनों को लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 119। ये हमारे पास 119 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू ए और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू बी। बहुत आसान सा प्रश्न है, और सीकेंट थीटा को हमने कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, ये भी बी के इक्वल आ गया। हमने फाइंड आउट क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है।
साइन थीटा की वैल्यू कितनी है ए, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बी। तो कितना आ जाएगा ए इंटू बी, ठीक है ना, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बी। टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के। नेक्स्ट देखिए, 4 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, 3/4। और अगर हम यहाँ फिगर बनाएंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, टेंजेंट कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इसको हम ए, इसको बी और इसको सी लें, यहाँ पर थीटा आ जाएगा, मेरे पास ए सी कितने के बराबर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 9 + 16, ये तो आपको ध्यान में होगा। ये 25, 25 का क्या बन जाएगा मेरे पास 5। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपने दोबारा क्या ध्यान रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक है। कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। बस यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए, 4 × 3/5 माइनस 4/5 अपॉन 4 × 3/5 प्लस 4/5। अब कैलकुलेशन का ही है, देखिए कितना आ जाएगा, 12/5 माइनस 4/5, और नीचे क्या आ जाएगा फिर 12/5 प्लस 4/5। अब इसको 12 में से 4 गए 8, 8/5, और 12 और 4 16, 16/5, 5 से 5 कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/, आंसर आ जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्थांश क्या होता है, चौथा पार्ट, ठीक है ना। यानी कि थीटा कितना आ जाएगा इसमें, 90 डिग्री, फोर्थ पार्ट है इसका। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो πr² है का 1/4, वैसे रहने दो कि चतुर्थांश, ये वृत्त का जो चतुर्थांश होगा 1/4 होगा ना। और 22/7, आर हमें कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, 7 × 7, 7 से 7 कट हो गया, ये आ गया 150। इसको फिर यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, और आ जाएगा हमारे पास 77/2, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका सही आंसर होगा। अगले में देखिए, यदि ए एन प्राकृतिक संख्याएं हों तो 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, सत्य या असत्य। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। ये फॉल्स है, असत्य है। क्यों, अगर 6 1 करें तो 6 होगा, 6 करेंगे 36, फिर 6 आएगा। इसकी पावर आप कुछ भी कर लीजिए, हमेशा ये 6 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये 0 कभी भी नहीं हो सकता, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अगले में देखिए, अब प्रश्न 19 से 20 के निर्देशांक दिशा निर्देश प्रश्न 19 से 20 में अभिकथन और तर्क दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन ए बी सी दिया गया है। अभिकथन और तर्क अगर दोनों सही हैं, और अभिकथन तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए चुनना है। अगर दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते तो बी चुनना है। अगर अभिकथन सही है तो ए चुनना है, और इसमें तर्क आर गलत होगा, सी चुनना है। और अगर अभिकथन गलत है और तर्क आर सही है, तो आपने डी ऑप्शन यहाँ पर चुनना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके बोथ असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और रीजन जो है असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन करता है, तो ए चुनेंगे। अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं बट एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं करते, तो बी चुनना है। अगर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो सी चुनेंगे। और अगर असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो डी चुनना है। श्रृंखला, अब देखिए 19th क्वेश्चन क्या है, के 17 पदों तक का योगफल 629 है। द सम ऑफ 5 9 13 17 अप टू 17 टर्म इज 629। अब हम यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। ए कितना है हमारे पास 5, और डी कितना है, कितना बढ़ रहा है ये 4, एन कितना है हमारे पास 17। फार्मूला क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी फार्मूले को यूज करके करते हैं। देखिए, एस एन का फार्मूला हमने निकालना है, n/2 यानी कि 17/2 इंटू ए 2 × 5 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 4। तो कितना आ जाएगा 17/2, यह आ जाएगा 10 प्लस 16 चौके 64
और ये आ जाएगा 17/2 इज इक्वल टू 74। कट करेंगे कितना आ जाएगा 37। 17 सत्ता 119 का 9 अस्सी लगा 11 17 तिये 51 और 11 62 ये 629, यानी कि ये असर्शन ठीक है। और असर्शन में फार्मूला कौन सा लग रहा है हमारे पास, यही फार्मूला लग रहा है। तो रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन ए हम यहाँ आंसर के रूप में चुनेंगे। एंड रीजन एक्सप्लेन द असर्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखते हैं, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की दो स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं तो वह केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये बिल्कुल ठीक बात दी हुई है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखाएं खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये बात भी ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बट अब तर्क जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। दोनों ठीक हैं परंतु एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये सेक्शन बी है और इस सेक्शन बी में हमारे पास दो दो नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे हमें। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशंस दी हैं, इसे सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका क्या है, सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 से x को मल्टीप्लाई करा 3x, से 2y को मल्टीप्लाई करा प्लस 4y इज इक्वल टू, और इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करके आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा -6। और इस 3 से x को मल्टीप्लाई करना, इस 3 से इधर मल्टीप्लाई करना, हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गए हैं। अब इनके साइन यहीं पर हम बदल देते हैं, दोनों ये कट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू -15 और y इज इक्वल टू -15/5 दैट इज -3। और सेकंड में हम क्या ध्यान करेंगे, देखिए x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है -3/3 इज इक्वल टू 3 से 3 कट कर दिया और ये दोनों माइनस जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगी, +1 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 - 1 दैट इज 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आयत में x और y का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। अब आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या हो जाएगा, x + 3y इज इक्वल टू 13 और इधर से आ जाएगा मेरे पास 3x + y इज इक्वल टू 7। बस इनको हमने सॉल्व करना है। और हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाली जो टर्म है वो इक्वल हो जाएगी। ये आ जाएगा 3x + 9y इज इक्वल टू 39। ये माइनस किया हमने यहाँ पर और इसके कट गए दोनों, ये आ गया -8y और ये आ जाएगा -32। y कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट कर दीजिए, y आ जाएगा 4, ठीक है। y4 हम पहले वाले में पुट कर लेते हैं, x + 3 × 4 इज इक्वल टू 13, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 - 4 × 12, x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 4 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, बिंदु -4 6, बिंदु A -6 10 और B 3 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अब हमें A दिया हुआ है, A कितना है हमारे पास -6 और 10, रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। और B हमारे पास दिया है 3 - 8 इज इक्वल टू कितना है -4 और 6। इनमें से कोई सा एक ले लेते हैं, हम x वाली टर्म ले लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको ध्यान रखना है, क्या बता रखा मैंने, आपने ऊपर भी और नीचे भी m1 + m2 लिख लेना है। जहां ऊपर m1 लिखा वहां x2 और जहां m1 लिखा वहां m2 लिखा वहां x1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा -6 के। अब आपने डिसाइड करना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, x2 कितना है हमारे पास 3, m1 तो हमने फाइंड आउट करना है, m2 भी फाइंड आउट करना है, x1 है -6
अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -4। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 3m1 -6m2, और इसको इधर ले जाइए, -4m1 -4m2। m1 वाली टर्म को हमने लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर लिया और m2 वाली टर्म्स को हमने राइट हैंड पे शिफ्ट कर लिया। ये आ जाएगा 6m7m1 इज इक्वल टू 2m2। अब आपने गलत नहीं करना, ये गड़बड़ कर देते हो बच्चे, 7:2 लिख देंगे, m1 अपॉन m2, आपने इसको इसके नीचे लाना है और 2 इस तरफ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2:7, 2:7 इसका हमारे पास सही आंसर होगा। चित्र में BD और CE एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए ट्रायंगल PBC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDE। BD और CE intersect each other at point P, show that the triangle PBC is similar to triangle PDE। अब आप देखिए यहाँ पर मैं दोबारा ये आपको ट्रायंगल बना के बताता हूँ तो आपको इजी लगेगा ये देखने में। और फर्स्ट ट्रायंगल का नाम दिया है PBC और दूसरी का नाम है PDC। और PB कितना है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर, और PC मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, PD हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और PE यहाँ पर E लिखना था, PE हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए PB अपॉन PD इज इक्वल टू 5/10, दैट इज 1/2, और PC अपॉन PE वो 6/12, ये भी 1/2 है। और ये एंगल देखिए, जो ये वाले एंगल हैं तो कॉमन है, सॉरी वर्टिकल, ये अपोजिट एंगल है, ये 1 है एंगल, ये 2 है, आप यहाँ लिख दोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PBC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDE। ठीक है ना, जिस त्रिभुज के दो भुजाएं समान अनुपात में हो, दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो वो त्रिभुजें समरूप होती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सिद्ध कीजिए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दिया है 1 प्लस साइन ए, हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, और 1 माइनस साइन ए, इसके ऊपर वर्गमूल का निशान है, इसको हम यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास रूट का साइन है। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देंगे, और नीचे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब दोनों स्क्वायर्स को हम कंबाइंड कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, ताकि वो दोनों स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएं। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सीकेंट ए, और साइन अपॉन ए किसके बराबर होता है, टेन ए। यही हमने यहाँ प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इवैल्यूएट करना है, इसके अथवा में क्वेश्चन है 5 कॉस स्क्वायर 60, 4 सीकेंट स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। दोस्तों आपको टेबल बनाना आना चाहिए, और टेबल हमने आपको कई बार सिखाया है, आप मेरे चैनल पर वीडियो में टेबल देख सकते हो। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और सीकेंट 30 यानी कि कॉस 30 कितना होगा, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये क्या आ जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर, माइनस टेंजेंट 45 1 का स्क्वायर, साइन 30 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 √3/2, तो उसका स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 5 × 1/4
प्लस 4 × 4/3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते जाना है आपने इसको। ये आ जाएगा आपके पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 ये सब जुड़ के 1/4 और 3/4 जुड़ के 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, नीचे वाले को हमने रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया। अब कितना आ जाएगा, 3×5 = 15 और 16×4 = 64 माइनस 12, 15 में से 12 गए 3 और 64 में 3 जोड़े 67। ये हमारे पास 67/12 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स। आपने क्या ध्यान रखना, आर किसके बराबर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर के, और थीटा किसके बराबर आ जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है कि घड़ी में, पूरी घड़ी में 60 मिनट होते हैं और एंगल कितना है 360। 360 को 60 से डिवाइड करें तो 6 आ गया। 1 मिनट में यानी कि 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 30 डिग्री का। ठीक है ना। तो हमने क्या निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, यानी कि मिनट की सुई द्वारा तय क्षेत्रफल। क्या फार्मूला लगेगा, θ/360 πr²। ठीक है ना। थीटा हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। 30/360 इंटू 22/7 इंटू आर, दैट इज 14 इंटू 14। इसको कट कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 12। 7 से कट किया 14 को, 2 आ गया। से 12 को कट किया 6 आया। 6 से कट कर दिया 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7। ये आ जाएगा हमारे पास 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन सी। यहाँ पर हमें 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन मिलेंगे। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। दोस्तों पहले मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। हम यहाँ क्या करेंगे, √2 को हम रैशनल नंबर मान लेते हैं, और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे और इसका हम स्क्वायर कर लें तो ये आ जाएगा। पहले मैं इसको पूरा समझा रहा हूँ, फिर आपको अच्छे से लिख के बता देता हूँ। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो p² हमारे पास 2q² के बराबर आ जाएगा। अगर 2q² के बराबर आ गया, इसका मतलब ये 2 का फैक्टर है। ठीक है, ये 2 से विभाजित हो सकता है p²। अगर p² 2 से विभाजित हो जाएगा तो p भी वो 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर p 2 से विभाजित हो जाता है तो हम p को यहाँ अगर 2m मान लें तो p² कितना हो जाएगा, 4m², और ये आ जाएगा 2q²। इसको कट कर दें तो इसका मतलब जो q² है वो भी 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। तो इससे क्या पता लग जाएगा, q² भी जो है वो उसे डिवाइड हो जाता है। p² भी 2 से डिवाइड हो रहा, q² भी 2 से डिवाइड हो रहा। इसका मतलब p और q दोनों 2 से विभाजित हो जाते हैं। अगर ये 2 से विभाजित हो जाते हैं तो इनका कहीं ना कहीं तो दो है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि p और q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए √2 है एक अपरिमेय संख्या की। परिमेय बनेगी नहीं क्योंकि हमने जो माना उसका विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख के देख देता हूँ सारे को आपको। देखिए यहाँ पर मैंने सारा लिख दिया है। पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर इसको हिंदी में बता देंगे। यहाँ पर हमने सोल्यूशन करा, लेट इफ पॉसिबल √2 बी अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो √2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और स्क्वायर किया। यहाँ पर ये को प्राइम इंटीजर्स हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2/Q, 2 इज इक्वल टू P/Q², और ये p² इज इक्वल टू 2q² आ जाएगा। इससे क्या पता लग रहा है, 2 डिवाइड्स p²। अगर 2 जो है p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है p को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 p को डिवाइड करेगा, हम मान लेते हैं कि p 2m के इक्वल है। ठीक है, जहां m एक इंटीजर है तो p² क्या आ जाएगा, 4m²। इन दोनों के इक्वल रखेंगे। अब देखिए p² के तो क्या आ जाएगा, 2q² इज इक्वल टू 4m², और q² इसको 2m² आ गया, यानी कि q² भी 2 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब q भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही मैंने आपको ऊपर बताया था। p और q का इनका कॉमन फैक्टर 2 हो गया। हमने तो p और q आर नॉट को प्राइम नंबर है।
ठीक है ना, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर है। हैंस अवर जो पोजिशन है वो रॉन्ग है, और √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पर इसके साथ ही, माना √2 एक क्या है। ठीक है, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये सब ऐसे कैसा लिखना आपने, दो, यानी कि P² 2 से भाज्य है। P² 2 से भाग हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, P भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, अगर इसको हमने इसे माना, यहाँ क्या मान लिया हमने, P = 2m, और यहाँ फिर हमारे पास इसको इक्वल करेंगे तो 2Q² = 4m² आ जाएगा। और हम यहाँ क्या लिखेंगे, Q² 2 से भाज्य है। ठीक है, तो Q भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और Q का एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो ये P और Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √2 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमने यहाँ प्रूव करना था। नेक्स्ट पे चलते हैं। उन्होंने कहा 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के साथ संबंध स्थापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² -3 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 6x² -3 -7x, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, और 6 × 18, 18 के गुणनखंड बनाइए जिनका जोड़ या घटाव 7 आ जाए। 2 × 9, 9 दूनी 18, ये बन गए हमारे पास। ये आ जाएगा 6x² -9x + 2x -3। अब इन दोनों में से हमारे पास कोई कॉमन नहीं निकलता, इन दोनों में से अलग कॉमन निकालना है। ये प्लस एज इट इज निकाल लीजिए, जिनमें से कॉमन नहीं निकलता पहले हम उसी को देख लेते हैं। ठीक, यही चीज हमारे पास यहाँ होनी चाहिए, 2x -3, और 2x -3 कब बचेगा, जब हम यहाँ से 3x को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या बचा, 3x + 1, और ये आ जाएगा 2x -3। इन दोनों के जीरोज निकालने के लिए इनको जीरो के इक्वल रखना पड़ता है। ये -1, x = -1/3, और सेकंड में आ जाएगा 2x -3 = 0, देन 2x = 3, और x = 3/2। हमारे पास 2 जीरोज आ गए। अल्फा कितना आ गया हमारे पास, -1/3, और बीटा कितना आ गया, 3/2। अब हम यहाँ क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा 1/3 + 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, यह आ जाएगा -2 + 9, और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7/6। आपने ये ध्यान करना है, बटरफ्लाई मेथड होता है, इसको 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर देना है, और 3 को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई कर देनी है। अब आपने अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला है -b/a। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन को देखेंगे, वो क्या है, 6x² -7x -3, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस ये b कितना है, -7/6, दैट इज 7/6। तब हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, यानी कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि -x का गुणांक, यही सत्यापन बताना है हमने, और बटे x² का गुणांक।
इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा किस तरह करेंगे, -3 × 3/2, इसको कट कर दें कितना आ जाएगा, -1/2। अल्फा बीटा का फार्मूला लगाएंगे तो क्या है, C/2। सी हमारे पास कितना है, -3, और ए कितना है हमारे पास 6, कट करें कितना आ जाएगा, -1/2। अल्फा बीटा में क्या करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखिए, 5 साल बाद राहुल की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुना होगी। 5 वर्ष पहले राहुल की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। वर्तमान आयु क्या होगी। 5 years hence the age of Rahul will be 3 times that the his son, and 5 years ago Rahul's age was 7 times that of his son. What are their present ages? हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए, राहुल एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन्स है, ठीक है। 5 साल बाद राहुल की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना हो जाएगी। लेट द एज ऑफ राहुल इज x years, माना राहुल की आयु, ठीक है। और पुत्र की आयु कितनी मान ली हमने यहाँ पर, सन्स एज 5 year मान ली। उन्होंने क्या, 5 year हैंस, आज के 5 साल बाद, 5 साल बाद दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे। अब ध्यान रखना, ये पिता है ये बेटा है, कितना होगा, 3 times। अब 3 times पापा हैं तो बेटे को भी 3 times कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। x + 5 = 3y + 15। इक्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं ये, तो आ जाएगा x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। और सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है, देखिए सेकंड इक्वेशन में बोला है 5 years ago, आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले यानी कि 5 साल माइनस करेंगे दोनों में से, एज 7 times दैट ऑफ हिज सन, ये तो अंडरस्टूड है, बेटा ही छोटा होगा तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x - 5 = 7y - 35, x - 7y = -35 + 5, देन x - 7 = -30। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। इसी के नीचे लिख देता हूँ, x - 7y = -30, साइन चेंज कीजिए, ये आ जाएगा 4y = 40, ठीक है। और y = कितना आ जाएगा, 40/4, दैट इज 10। अब लड़का जो है 10 साल का है। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, x - 7 × 10 - 30, x - 70 = -30, देन x = -30 + 70। आप इस क्वेश्चन को यहाँ चेक भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा 5 years आफ्टर 5 years, ये कितने साल के हो जाएंगे, 45 साल के। और 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 15 का, 15 3 45। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। पापा की एज 40 years है और बेटे की एज जो है वो 10 years है। नीचे लिख देनी है आपने, तो आपको उसके नंबर भी मिलते हैं, ठीक है। नहीं, टीचर वहां नंबर काट सकते हैं अगर किसी के पूरे नंबर बन रहे हो। अगला देखिए, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। द लार्जेस्ट 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीडेड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लेट द फर्स्ट एंगल इज x और सेकंड एंगल को हमने मान लिया y। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, x + y, ठीक है। 180 डिग्री, दोनों का सम कितना आ गया, 180। और दोनों जो है एक दूसरे से कितने हैं, 18 डिग्री छोटे बड़े हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इन दोनों को कट कर दीजिए, इनको प्लस कर दीजिए, और ये हमारे पास आ जाएगा 198। x = 198/2, कट कीजिए कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 99। देन x + y = 180, and we will get 99 + y = 180, and y will be equal to 180 - 99,
और y किसके बराबर आ जाएगा, अगर 100 घटाएंगे तो 80, 81 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा हमारे पास 18, और दोनों का सम हमारे पास कितना आ रहा 180। तो फर्स्ट एंगल 99 हो गया, सेकंड एंगल 81 हो जाएगा। देखिए y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 इकाई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2-3 Q 10 y इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। फार्मूला है हमारे पास P Q 10 हैगा, और डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सारे का वर्गमूल लगाते हैं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ 10 का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो x2 कितना है हमारे पास, यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y -3 एक माइनस ये है, एक माइनस ये होगी तो +3 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 100। देन 8 का स्क्वायर प्लस इसको खोल लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये आ जाए हमारे पास 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 100 को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया, वाई स्क्वायर प्लस 6y, अभी कितना हो गया 73, 73 इसमें से लेस करेंगे कितना आ जाएगा -27 इज इक्वल टू 0। अब 27 के फैक्टर बनाने हैं, 3 9 बन जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन निकाल लिया तो y प्लस 9, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लिया तो ये y प्लस 9 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 को भी 0 के इक्वल रखेंगे तो y इज इक्वल टू -9 आ जाएगा, और y माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो दो वैल्यूज आ गई, y या तो 3 है या -9 होगा। यदि cos a प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर a प्लस साइन रेज टू पावर 4 a इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए cos a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 दिया है, तो हम cos a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a कर देते हैं, और cos a किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर a, यहाँ आइडेंटिटी लगाई हमने, इसको 1 यूज़ करते हैं। और लेफ्ट हैंड पे हमें क्या दिया हुआ है, जो साइन स्क्वायर a दिया हुआ है इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और ये साइन स्क्वायर जो 4 है इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर a किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर a के। ठीक है, प्लस यहाँ अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, उसको प्रूव करके दिखा देंगे हम आपको। ठीक है, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा हमारे पास, जो साइन स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास कॉस ए, तो यहाँ क्या लिख लेंगे कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या आइडेंटिटी है इज इक्वल टू 1, यही हमने प्रूव करना। तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास। और अथवा में क्वेश्चन है और में, तो हमें यहाँ प्रूव करना है साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए का होल स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए कोसिकेंट ए। यहाँ पर भी यही फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ए और सीकेंट ए। कॉस ए और सीकेंट ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कोसिकेंट और साइन जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये हमने आइडेंटिटी के लिए इनको इकट्ठा लिख लेना है ताकि इनको जोड़ के हम एक बना सकें। और कोसिकेंट ए किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये 2 एज इट इज लिख लेना है, और ये सीकेंट जो है किसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा 1, इनका आइडेंटिटी लग गई यहाँ पर, +1 ये वाला, +2 इधर से। ठीक है, और ये एक 2 ये रह रहा है। ठीक है, एक 1 ये आ गया, एक 1 ये आ गया, ये 2 आ गया, ये वाला 1 आ गया और ये 2 आ गया, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। बस आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, 1 2 4 5 6 7, ये बन गया 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही हमने यहाँ प्रूव करना था।
बहुत आसान प्रश्न है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको करना आना चाहिए। अगला देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 का है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। The angle of elevation of the top of chimney from her eye is 45 degree. What is the height of chimney? यहां पर हम ट्रायंगल बना लेते हैं, देखिए। और ट्रायंगल में क्या बोला इन्होंने, ये 28.5 है, ये आईज हैं, और यहाँ पर ये 1.5 है। एंगल कितने का बताया? 45 का। इसको मान लो ए, ये बी, ये सी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी टेंजेंट 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है, ये 1 आ गया, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है हमारे पास बी सी। 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 28.5। तो ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा? 28.5। हमने क्या निकालना? हाइट ऑफ चिमनी। चिमनी तो यहाँ पर डी तक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, ये जो प्रेक्षक है 1.5 मीटर जो है उसकी हाइट है। ठीक है ना, तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी हो जाएगी, यानी कि ए डी कितना आ जाएगा हमारे पास? 28.5 प्लस 1.5 दैट इज 30 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 30 मीटर। अब सेक्शन डी देखिए। सेक्शन डी में हमारे पास 5 अंकों के 4 प्रश्न मिलेंगे। और पहला प्रश्न है, एक एपी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सेकेंड और थर्ड टर्म, यानी कि A3 और A2। ठीक है ना, A3 18 है, A2 14 है। अगर हम इन दोनों को ही लेस कर लें, A3 माइनस A2, तो हमारे पास D आ जाएगा, और दैट इज 18 माइनस 14। ठीक है, अब नेक्स्ट में यहीं पे हम क्या का ध्यान रखते हैं, इन दोनों में से किसी में भी, जैसे हमने A2 में ले लिया, A प्लस डी इज इक्वल टू 14, A प्लस इज इक्वल टू 14 एंड A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 दैट इज 10। अब A भी आ गया मेरे पास, D भी आ गया, और मुझे SN का फार्मूला लगा के, SN का फार्मूला लगाना है, 51 टर्म्स का हमने सम निकालना है। N अपॉन 2 इंटू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब N अपॉन 2, N अपॉन कितना है? 51, 51 अपॉन 2, और 2 इंटू A 10 है, प्लस 51 माइनस 1, और D है हमारे पास 4। ठीक है, क्या आ जाएगा? 51 अपॉन 2 इंटू 20, और ये 51 में से गया 50, 50 को 4 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? ठीक, अब हमने क्या करना है, ये 51/2, हाँ, और 2 से काट देंगे इसको, 110 आ जाएगा। ये 0 एज इट इज, और 51 को 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया हुआ है। 5 लिखिए, 1 लिखिए, इन दोनों का सम इसके बीच में लिख दीजिए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके अथवा में है, एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। अब थर्ड टर्म 16 बताइए, यानी कि ए प्लस टी इज इक्वल टू 16। और सेकंड कंडीशन क्या है? सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म को क्या लिखेंगे? ए प्लस 6d। फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे? ए प्लस 4d प्लस 12। ए से ए यहाँ कट कर दीजिए, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, एंड 2d इज इक्वल टू 12, एंड देन 12 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास? 6। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से
ऊपर वाली इक्वेशन में इस पे a की वैल्यू निकाल लेंगे, इंटू 6 इज इक्वल टू 16, और a प्लस 12 बराबर 16, और a बराबर आ जाएगा, प्लस कर देंगे, a मेरे पास आ जाएगा। हमने AP बनानी है तो कैसे बनेगी, 4, और D कितना है 6, तो 6 प्लस कर दिया, फिर 6 प्लस कर दिया, फिर 6 प्लस कर दिया, ये हमारे पास AP बन जाएगी। उन्होंने AP बनाने को ही हम यहाँ कहा था। 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखकर उसे सिद्ध करें। स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम थेल्स थ्योरम कहते हैं, थेल्स प्रमेय। इसमें क्या है देखिए, मैं पहले समझाता हूँ, फिर आपको यहाँ लिंक दे देता हूँ। पहले मैंने ये सॉल्व की हुई है, यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको सॉल्व की हुई मिलेगी। इसमें क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, मान लो ये DE पैरेलल टू BC है, क्या कहता है कि वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ये थेल्स थ्योरम है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। इसमें क्या बताया गया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप इसको मेरे YouTube चैनल से यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ लिंक देखिए मैंने दे दिया है, आप यहाँ इस लिंक से भी जो है मेरे YouTube चैनल से आप इसको देख सकते हैं। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ जहाँ 10th का मैथमेटिक्स लिखा है, उसमें चैप्टर 6 में सबसे पहले जो है आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वहाँ समझाई हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट इसी के अथवा में दिया हुआ है, यदि AD और PM क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR की मध्यिकाएं हैं, जहां AB AD त्रिभुज ABC समरूप है, यहाँ पर जहाँ की जगह यहाँ से कट करना है, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल का साइन है ये PQR, तो सिद्ध कीजिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। If AD and PM are the medians of the triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC and triangle PQR are similar, then prove AB upon PQ is equal to AD upon PM। अब सबसे पहले यह देखिए, हमें दिया हुआ क्या है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, ये हमें यहाँ दिया है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और हमने सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है हमने यहाँ पे, में क्या आ जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, AD अपॉन PM आ जाएगा। अब आपने देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हम बना लेते हैं पहले, ये ABC और AD इसकी मध्यिका होगी, मीडियन हो गया इसका, और ये PQR और PM यहाँ इसका मध्यिका होगी। अब जब ये समरूप हैं तो यहाँ देखिए प्रूफ में क्या आ जाएगा हमारे पास, जब ये सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक तो एंगल बराबर हो जाएंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक, और दूसरा क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, AB अपॉन PQ, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में आ जानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इसमें हमारे पास BC जो है, BD क्या है, हाफ ऑफ BC है, क्यों, क्योंकि मध्यिका है वो। ठीक है ना, हमने क्या लिखना, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और इसी तरह QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, क्योंकि ये इसकी मध्यिका है, इसको नंबर 1 दे देते हैं, और नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, इसको नंबर 2 देते हैं, फ्रॉम नंबर 1 एंड 2 कर लेते हैं।
अब 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी सी की जगह हमने यहाँ क्या लिख लिया, ट्वाइस ऑफ बी डी। ठीक है, क्योंकि इसका दुगना हो जाएगा। और क्यू आर की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। 2 कट गया और इसको मैं यहाँ 3 नंबर दे देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये ट्रायंगल्स छोटी हैं ए बी डी और पी क्यू एम, इनको सिमिलर करना है। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक, ए और पी तो इक्वल है ही है, ये एंगल हमने ऊपर भी बताए थे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। और यहां से ये उठा लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी, यहाँ पर भी है बी डी, है बी डी अपॉन क्यू एम। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानानुपात में हो और एक कोण बराबर हो तो वो त्रिभुजें समरूप होती हैं। ठीक है ना, तो इससे में यहाँ क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के। और अगर ये सिमिलर है तो इनके संगत भाग समानानुपात में होंगे। जैसे फर्स्ट ए बी आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू, और उसके बाद बी डी अपॉन क्यू एम, और उसके बाद ए डी अपॉन पी एम। इसको यहाँ लेफ्ट कर देते हैं और हमारे पास क्या बच जाएगा, जो हमने करना, हमने प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। यही हमने यहाँ प्रूव करना था और ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लकड़ी से बना एक पेन स्टैंड एक घनाभ के आकार का है जिसमें पेन रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। घनाभ का आयाम 15 गुणा 10 गुणा 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे स्टैंड में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अ पेन स्टैंड made of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depressions to hold pen. The depression of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and depth is 1.5 centimeter. Find the volume of wood in entire stand. सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाइड, ठीक है, घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, एल बी एच होता है, और एल बी एच कितना है हमारे पास, 15 इंटू 10 इंटू 3.5। 3.5 का डेसिमल हटा के हमने 10 कर लेना है। ये 10 से 10 कट जाएगा, 15 5 75 का 5 से लगा 7, 15 3 45 और 7 52 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास यहाँ घनाभ का आयतन आ गया। अब जिसके अंदर कोण है, शंकु है, शंकु की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कोण कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, दिया हुआ है ये। और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई या गहराई यहाँ एक ही चीज हो जाएगी, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। हाइट ऑफ कोन 1.4 सेंटीमीटर। कितने कोन है ये भी आपने ध्यान करना है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने द डिप्रेशन 4, ठीक है ना, 4 कॉनिकल डिप्रेशन हैं, 4 हैं। तो हमने यहाँ पर 4 शंकुओं का आयतन निकाल लेना है। वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, 4 शंकुओं का आयतन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, अब 4 एज इट इज लिख लेंगे, इंटू 1/3 इंटू 22/7, आर है 0.5, 0.5 इंटू 1.4। यहाँ पर भी 10 लगाइए, यहाँ पर भी 10 लगाइए, यहाँ पर भी 10 लगाइए, क्योंकि ये डेसिमल हटाना है। 7 से 14 को काटा 2 आ गया, और 5 से 1 और 10 को काटा 2 आया, 2 से 2 कट गया,
तो एक बार पकड़ो, उसको ख़त्म करके छोड़ना। 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10। इस 2 से आपने इसको यहाँ कट कर दिया। अब आपके पास बच गया 4 और ये 11। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? 44/30। ये 3 है और ये 10 है। इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। 30 वन जा 30 और बच गए 14। ठीक है ना, और 4 दिए 12, 120 बच गए 20। ठीक है, और 20 6 दिए 18, लगभग 1.6 सेंटीमीटर का जार का वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और हमने यहाँ निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्टैंड। हमारे पास कितना था वो? 525 माइनस 1.46, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5 और ये 3 5, यानी कि 523.54 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी के अथवा में आकृति में दिखाया गया सजावटी ब्लॉक दो ठोस पदार्थों से बना है, एक घन और एक अर्धगोला। ब्लॉक का आधार एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, शीर्ष पर लगे अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। The decorated block shown in figure is made of two solids, a cube and hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 centimeter. The hemisphere fixed on the top has a diameter 4.2 centimeter. अब यहां सबसे पहले लिख लेते हैं अर्धगोले का अर्धव्यास। अर्धगोले की त्रिज्या लिख लेता हूं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी? 4.2/2, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और घन की भुजा हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। साइड ऑफ, हमें ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा? एक तो आपने ध्यान रखना है जो घन है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बस यही समझना है, एरिया ऑफ सर्कल क्यों किया? जो इसके नीचे ढका जाएगा वो इसमें से घटाना होगा। ये आ जाएगा हमारे पास 6L² प्लस 2πr² माइनस πr²। 6L² एज इट इज और πr² हमने घटा के लिखा है। L कितना है हमारे पास? 5 प्लस 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, क्योंकि R हमारे पास 2.1 है, इसको 3 से कट कर दीजिए। ठीक, ये आ जाएगा 25 और 25 छिक्का 150, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 63 और 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 126। ये हमारे पास आ जाएगा 6831 और 2 पॉइंट्स के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा 13.86 और ये आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर। ये इसका हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित बंटन एक इलाके के बच्चों के दैनिक जेब भत्ते को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता 18 है। लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। टेबल बना लेते हैं पहले। ये टेबल हमारे पास बन गया है और यहाँ पर हम सबसे पहले xi निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट 11 और 13 कितना हो जाएगा? 24। 24 का आधा 12, सब में 2 2 का डिफरेंस है तो ये 14 आ जाएगा। ये 16, ये 18, ये 20, ये 22 और ये 24। बिल्कुल सिंपल, आपने ऐसे ध्यान रखना है। और ये हमारे पास fi है तो हम यहाँ निकाल लेंगे fi xi 1284 और 14 6 84
और 18 3 54 का 4 80 लगा, 5 18 और 5 23, और ये आ जाएगा 20F, ये आ जाएगा 110, और ये आ जाएगा 24 चौक 96। अब इस फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लेते हैं, 7 और 6 13, 13 13 26, 26 और 9 35, 35 और 9 44 प्लस F। इन सबको प्लस करना, आपने ध्यान रखना 20F इसके अंदर प्लस नहीं करना। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 6 22 का 2 80 लगा 2, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 13 14 15, 15 और 12 27 और 8 35 का 5 80 लगा 3 4 5 6 7। एक्स बार किसके बराबर आ जाएगा? एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। एक्स बार 18 दिया हुआ है हमें, और एफ आई एक्स आई आ गया 752 प्लस 20F, और ये आ जाएगा 44 प्लस F। इधर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 18 चौक 72 का 2 से लगा 7, 72 और 72 और 7 80, और ये आ जाएगा हमारे पास 18F, ये आ जाएगा 752 प्लस 20F। 20F को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 18F माइनस 20F, और ये 752 माइनस 792, ये माइनस 2F किसके बराबर आ जाएगा? -40 के, माइनस से माइनस कट कट कर दी नहीं, 40/2 कितना आंसर आ जाएगा? 20। F कितना जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक छात्र ने प्रत्येक 3 मिनट की 100 अवधियों के लिए सड़क पर एक स्थान से गुजरने वाली कारों की संख्या नोट की है। इसे नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित किया है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमने? मोड। क्या निकालना है इसमें हमने? मोड। इस टेबल को हम ठीक कर लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पर मोड में हम सबसे पहले क्या है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये F1 हमारे पास आ जाएगा, और ये आ जाएगा F0, ये आ जाएगा F2, और इसके सामने की जो है इसमें हमारे पास ये L हो जाएगा, और इनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास H आ जाएगा। ठीक है, F0 12, F1 20, F2 11। ठीक है, L कितना आ गया? 40, और H कितना आ गया? 10। ठीक, फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा मोड का? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू F2 इंटू H। बस इसमें फॉर्मूले में आपने यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। L कितना है हमारे पास? 40 प्लस F1 कितना है हमारे पास? 20, F0 है 12 अपॉन इंटू 20 माइनस F0 12 और F1 11, और H कितना है यहाँ पर? 10। 40 प्लस ये 20 में से 12 गए 8, 8 गुना 10, ये आ जाएगा 40 माइनस 23। ठीक है, के बाद आप करेंगे यहाँ पर 40 प्लस 80/17। ठीक है, और डिवाइड कर लेंगे। देखिए 17 चौके 68, बच के 12 120, 17 सत्ता 119, और लगभग 44.7 जो है इसका मोड आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारे पास सेक्शन ई है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक विमान निर्धारित समय से 30 मिनट देर से रवाना हुआ 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी गति सामान्य गति से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द इट्स डेस्टिनेशन 15 किलोमीटर away in time, it has to increase its speeds by 250 km per hour from its usual speed. Based on above information, answer the following questions. पहला क्वेश्चन है, गति और दूरी दी गई है, समय की गणना करने के लिए सूत्र क्या लगेगा? ठीक है, और O को मैंने ऐसे लिखा था, यानी कि D इज इक्वल टू S इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है ना, हमें समय की गणना करनी है, टाइम निकालना, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, समय किसके बराबर आ जाएगा? 3/4। ये एक नंबर का काम यहां पर इतना हो जाएगा। राइट द
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। अब हमने क्या करना है, इसका जो इक्वेशन है वो बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ, माना जहाज की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब चाल ये है, दूरी कितनी है 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर की दूरी अगर x किलोमीटर प्रति घंटा से तय करते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, परंतु उसने वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से तय किया, तब आधे घंटे का टोटल में फर्क पड़ा, ठीक है ना। आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ये आ जाएगा 1500x प्लस 1 2 3 0 में 15 5 75 का 5 80 लगा 7 35 और 7 37 माइनस 1500x, और इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करके इधर ऊपर ले जाना है, ठीक है। 1/2 एज इट इज लिख लेते हैं, और ये आ जाएगा मेरे पास x इंटू एक्स प्लस, इन दोनों को यहाँ कट कर दीजिए और 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 1 2 3 0 ठीक है ना, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 50x। अब इसकी इक्वेशन बना लिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 250x माइनस, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, फैक्टर बनाने हैं इसके, तभी सामान्य, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में इसकी सामान्य चाल पूछी गई है, वो भी हमने यहाँ निकालनी है। इसको मैं यहीं कैलकुलेट कर देता हूँ सारे को, कितना आ जाएगा देखिए, एक्स स्क्वेयर, अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं 750, 1000 अलग, बिल्कुल आसान है, 1000 अलग कर लेते हैं, 750 अलग कर लेते हैं, बहुत आसानी से बन गए। 1000x माइनस 750x माइनस ये संख्या एज इट इज, x कॉमन निकाल दिया, x प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन निकाल दिया, x प्लस 1000, x प्लस 1000 ऐसे ही आ गया, और ये x माइनस 750 आ गया। दोनों को 0 के बराबर रखना है, x हमारे पास 750 किलोमीटर आ जाएगा, x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0, ये माइनस में पॉसिबल नहीं है तो इसको हम यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। तो सामान्य चाल कितनी आ गई उसकी, 750 किलोमीटर प्रति घंटा, और नई चाल कितनी आ जाएगी 250 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके अंदर बढ़ा दी गई है, ये हमारे पास 1000 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ये 4 नंबर का काम यहाँ हमारा पूरा हो जाता है। और इसी में अगला क्वेश्चन है, एक छात्र दो वृत्त बनाता है जो बिंदु के पर एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, जिनका केंद्र ए और बी, जिनकी त्रिज्याएं 5 और 4 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। A student draw two circles that touches each other externally at a point K. Center A and B radii 5 and centimeter respectively, as shown in the figure. Based on the above information, answer the following questions. उपरोक्त जानकारी के आधार पर इनके उत्तर देने हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा है, पी ए का मान। अब पी ए का मान निकालने के लिए आपने क्या ध्यान करना है, इसको मैं थोड़ा आकृति को बड़ा कर लेता हूं। अगर हम इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दें तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए हम पी ए यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ए एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा 25 और 144 169 आ जाएगा, और 169 का क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। पी ए कितना आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ये एक नंबर का काम हो गया। अब उन्होंने क्या पूछा, यदि दो बाह्य वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक, ठीक है ना। इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, कितनी खींची जा सकती हैं, एक। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक। अगले में देखिए, पी क्यू एंड क्यू वाई का मान ज्ञात कीजिए।
अब बी क्यू के लिए हमने यहाँ क्या करना, देखिए यहीं पे निकाल देता हूँ, ये उसी तरह निकालना है यहाँ पर भी हमने। बी क्यू क्या आ जाएगा, ये इसका रेडियस हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 16 प्लस 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ गया, 5। ठीक है, उसके बाद पूछा इन्होंने क्यू वाई। ठीक है, क्यू वाई कितना आ जाएगा, ये टोटल जो है 5 है, तो क्यू वाई कितना आ जाएगा, इसमें से बी वाई घटा देंगे, वो 4 घट जाएगा इसमें से, यानी कि बी क्यू माइनस बी वाई, 5 माइनस 4 वो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। और इसमें पूछा है पी के और एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए, पी के और एक्स वाई। अब पी के कितना आ जाएगा, देखिए यहां पर चित्र में देखिए, पी के, अब 5 सेंटीमीटर ये है, 5 ये है 10, और यहाँ पे इसको ऐसे देखिए, पी ए हमारे पास दिया था 13, 13 और 5 कितना आ जाएगा, 18। यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको, पी के निकालना है तो 13 और 5 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा इन्होंने इस लास्ट वाले में, एक्स वाई, एक्स वाई, यहाँ पर एक्स है और ये वाई है, ये 5 ये 5, 5 और 5 10, और 4 और 4 8, 10 और 8 18, तो एक्स वाई भी हमारे पास 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरत अपने घर के लिए एक्वेरियम खरीदने के लिए बाजार जाता है, उसने दुकानदार से एक्वेरियम में कुछ मछलियां डालने के लिए कहा। दुकानदार ने अपने बड़े टैंक से 13 गप्पी मछलियां, 18 फॉल्कन हा मछलियां, 12 कोई मछलियां और 11 एंजल मछलियां निकाली, उन्हें एक्वेरियम में रख दिया जिसे भरत ने खरीदा। अब यथाचित्र एक मछली को चुनता है। अब यहाँ देखिए जानकारी जो दी हुई है उसके आधार पर हमने क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। वो कहता है कि यदि एक्वेरियम में नर मछलियां कुल 36 हो तो मादा मछलियों के चयन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले टोटल मछलियां निकाल लेते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, पहले मछलियां टोटल कितनी है, 13 एक थी, 18 एक है, 12 एक है और 11 एक है, टोटल उसने 54 मछलियां डाली हैं। ठीक है, और इसमें मेल कितनी है, 36, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 54 माइनस 36 बराबर 18। ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल निकालनी है, कितनी आ जाएगी वो 18/54, और कट करके कितना आ जाएगा 1/3। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, अगले में वो क्या बोलते हैं, फ्लावर हॉर्न मछलियों को चुनने की प्रायिकता कितनी है। अब फ्लावर हॉर्न मछलियां कितनी है, 18 थी, देखो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, फ्लावर हॉर्न 18 मछलियां हैं, और उनको चुनने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लावर हॉर्न, 18/54, कट कर देंगे वो भी 1/3 आ जाएंगी। ठीक है, और थर्ड में बोला कोई मछलियां चुनने की प्रायिकता कितनी है। अब कोई मछलियां कितनी है वो भी देखिए यहाँ पे लिखा है, कोई मछलियां हैं 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई फिशेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई फिशेस वो कितनी आ जाएगी, 12/54। इसको काट लीजिए, काट के यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास, 6 से काटा 2 आया और 6 से काटा 9 आया, यानी कि 2/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले में बोलता है वो, ना ही एंजल और ना ही फ्लोरकोन मछलियां और ना ही एंजल मछलियां या फ्लोरकोन मछलियों को चुनने की प्रायिकता क्या होगी। इस वाले में ऊपर यहाँ पर हमारे पास गप्पी जो मछलियां हैं उनकी भी प्रोबेबिलिटी रहेगी है, एक बार वो भी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गप्पी फिशेस। गप्पी फिशेस कितनी है, 13, कितनी है 13, तो वो कितना आ जाएगा 13/54। ये प्रोबेबिलिटी एज इट इज रह जाएगी क्योंकि ये आपस में कटेंगे नहीं। ठीक है, अब अगले में क्या बोलता है, ना एंजल, ठीक है, और ना ही फ्लोर हॉर्न। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ एंजल एंड फ्लोर हॉर्न
18 और 11 टोटल 29 होगी ये। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी, आइदर एंजल और फ्लो होल, 29/54। ठीक, इसको एज इट इज रखना है, इसमें कुछ और चेंज नहीं करना है। और दूसरा क्या बोला है उन्होंने, एंजल या फ्लो होल को चुनने की प्रायिकता यहाँ याद कीजिए। इसमें पहले मैंने क्या निकालना था, ना ही वो एंजल होनी चाहिए ना ही वो फ्लो होल होनी चाहिए, तो आप यहाँ निकाल लेंगे पी नाइदर एंजल और फ्लो होल। इसको 1 में से माइनस कर लेते हैं, 29/54। 54 एकम 54, 54 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25/54। ये यहाँ पर आंसर आ गया। दोस्तों ये हमारा यहाँ प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।